नमस्कार, आई एम डॉक्टर आनंद पांडे, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, धर्मशिला नारायण, दिल्ली। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेन कुमार पांडे, वर्किंग एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एट धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर अमरेंद्र, जैसे देखते हैं कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़, इंडिया एक वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़, जितनी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हार्ट डिजीज़ इंडिया में बढ़ती जा रही है? सर, अगर हम एक जनरल पब्लिक की तरफ से सोचें तो रिस्क फैक्टर को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हैं या जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। दूसरे वो रिस्क फैक्टर होते हैं जो आपकी आदतों की वजह से या जो बीमारियां आपको उम्र के दूसरे पड़ाव में लगती हैं उनकी वजह से हो सकते हैं। जो फर्स्ट रिस्क फैक्टर होते हैं दे आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जैसे आपकी एज, आपका सेक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके मदर, फादर या किसी सिबलिंग को डायबिटीज़ है या कोई कार्डियक डिजीज़ है, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट। दूसरे जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनमें जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर हो गया, स्मोकिंग हो गई, आपका फास्ट फूड खाने की हैबिट्स हो गई, या आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी हो गई, जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं या आपकी विल के ऊपर डिपेंड करती हैं। इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर डायबिटीज़, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर हाइपरटेंशन, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर कोलेस्ट्रॉल, अपनी फिजिकल इनएक्टिविटी को आप ठीक करना चाहते हैं, तो दीज आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जैसे इसी को हम लोग वेलनेस बोलते हैं कि आप वेलनेस को फॉलो करके इन रिस्क फैक्टर्स को बचा सकते हैं, या अगर आप बीमार हो तो रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप बीमार होते रहिए। तो वेलनेस और हेल्थ में यही फ़र्क है कि एक कॉन्शियस डिसीजन लेके हम अपने को इन बीमारियों से बचा लें। सेकेंड स्टेज की बीमारी होगी हम कैसे ध्यान रखें, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं। एक बड़ा कॉमन टर्म है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो व्हाट इज़ कोरोनरी आर्टरी एंड व्हाट इज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कैसे आप समझाएंगे पब्लिक को या जनरल मासेस को कि व्हाट डज दिस मीन फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड डिजीज़? अक्सर आपने अपने डॉक्टर को ये कहते हुए सुना होगा कि आपको दिल का दौरा पड़ा हुआ है या आपको हार्ट अटैक हुआ है। कई बार वो आपको ये भी समझाते हैं कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। तो पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या है। तो बेसिकली जो आपका हृदय है, जैसे शरीर के हर अंग को ब्लड सप्लाई होती है जो हार्ट के माध्यम से होती है, उसी तरह हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई होती है, और जिन नसों के माध्यम से, जिन धमनियों के माध्यम से ये होती है, उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो बेसिकली अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वो कंजेनाइटल यानी जन्म से भी हो सकती है, वो आपको उम्र के साथ साथ हो सकती है, उनमें कोई रुकावट आ सकती है या कोई एबनॉर्मलिटी आ सकती है, तो उनसे रिलेटेड बीमारियों को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। जैसे सबसे कॉमन जो हम सुनते हैं कि हार्ट अटैक आया है, तो ये भी बेसिकली इन्हीं आर्टरियों में रुकावट के कारण आता है। अब यहाँ पर मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर क्या क्या टेस्ट हैं जो हम कोरोनरी आर्टरी को जानने के लिए कर सकते हैं कि मुझे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या नहीं है, जैसा मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो स्पेशली यंग पेशेंट आपसे जानना चाहते हैं। डॉक्टर अमरेन, डिपेंड करता है कि आपको कैसे सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स कई बार होता है टिपिकल सिम्टम्स हैं जिनको हम कहते हैं भाई काफ़ी चांसेस हार्ट डिजीज़ होने के, या लगता है एटिपिकल सिम्टम्स हैं, आपको चेस्ट पेन तो है लेकिन वो हार्ट से लगता है कि हार्ट से नहीं होगा ये। बट डायग्नोसिस के लिए तो हमें बेसिकली जैसे ECG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग गैस का दर्द समझ के ECG भी नहीं कराते हैं। आप बीमारी को डायग्नोसिस में आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि ये गैस है, ये हार्ट डिजीज़ है। तो ECG इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पहला ECG नॉर्मल है तो भी आपको, अगर सिम्टम्स बने तो आपको ECG एक रिपीट ज़रूर कराना चाहिए। बड़े सारे मार्कर्स आ गए हैं जिनको हम ट्रायजिंग में यूज़ करते हैं कि आपके ट्रोपोनिन आई है या CPK-MB बढ़ा हुआ है, आपका ECG नॉर्मल भी हो तो भी आपको हार्ट डिजीज़ की तरह होना चाहिए। सेकंड ऐसी आती है इकोकार्डियोग्राफी की, उसमें हम देखते हैं कि कोई हार्ट का हिस्सा कोई कम चल रहा है या हार्ट फंक्शंस कमज़ोर हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ECG इको नॉर्मल आया, आपके सिम्टम्स बहुत एटिपिकल हैं, आपको लगता है डॉक्टर की आपकी हार्ट डिजीज़ नहीं है, यू कैन गो फॉर ट्रेडमिल ऑल्सो। और अगर रिकरेंट पेन हो रहा है, आपके ये सारे टेस्ट ठीक आए हैं, स्टिल यू वांट टू बी रीअश्योर्ड, तो एंजियोग्राफी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। डॉक्टर अमरेन, मैं आपसे जानना चाहूँगा व्हेन एंजियोग्राफी इज़ एडवाइज, पेशेंट काफ़ी फियरफुल होता है कि डॉक्टर एंजियोग्राफी एडवाइस किया है, हाउ सेफ इट इज़, हाउ पेनलेस इट इज़, एंड डू वी हैव एनी अल्टरनेटिव एंजियोग्राम? अगर है ऐसा तो वी वुड लाइक टू नो दैट।
सर वही है, जैसा सर ने बोला कि पहले कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे ईसीजी हो गया, इको हो गया, या स्ट्रेस इको हो गया, ट्रेडमिल टेस्ट हो गया, जिसमें आपको एक मशीन पे भागना पड़ता है। उसके बाद हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करें। मोस्ट ऑफ द पेशेंट का यही डर होता है कि अरे एंजियोग्राफी में कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कोई चीड़ फाड़ होगी या मुझे पेन होगा। तो उसके लिए मैं यही एश्योर करना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी इज़ ए टोटली पेनलेस प्रोसीजर। इसमें बस आपको इतना दर्द होता है जितना एक छोटी सी सुई चुभाने पर होता है, क्योंकि एक पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद हाथ या ग्रॉइन के थ्रू एक शीट डालते हैं और उस शीट से एक तार ले जाते हैं। जब वो तार अपनी जगह पर पहुंच जाता है हार्ट के पास, उसके बाद एक डाई और एक एक्सरे की मदद से हम ये देखते हैं कि आपकी नसों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके हिसाब से आपको फिर फर्दर ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है कि आपको मेडिकल मैनेजमेंट पे रहना है, या आपको दवाइयाँ ही चलनी हैं, या एंजियोप्लास्टी करनी है, या बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। ओवरऑल में इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। पहले थोड़े वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन या लोकल साइट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते थे 3-4% केसेस में, लेकिन अब जब से हाथ से एंजियोग्राफी शुरू हुई है तब से ये भी लेस देन 1% रह गए हैं। सेम चीज़ मेजर कॉम्प्लिकेशन लाइक मॉर्टेलिटी, या हो सकता है आपकी रेगुलर रिदम चलने लगे, ये सारे कॉम्प्लिकेशन 1% से भी कम लोगों में ऑब्जर्व किए गए। तो ओवरऑल डॉक्टर अमरिंदर, इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर। जैसे आप तो रेडियल एक्सपर्ट मानते हैं हमको, आपको यू आर यंग कार्डियोलॉजिस्ट, यू डू वेरी गुड एंजियोग्राम एंड एंजियोप्लास्टी फ्रॉम रेडियल रूट। इसने आई थिंक पेशेंट की एंग्जाइटी को और स्ट्रेस को और डिस्ट्रेस दोनों को कम कर दिया है। कैसे डिसीजन लेंगे? आपने एंजियो भी कर दिया और पेशेंट को लगता है कि भाई इसके बाद एंजियोप्लास्टी होनी है या बाईपास होना है या दवाइयाँ चलनी हैं, तो हाउ डू यू डिसाइड कि किसको एंजियोप्लास्टी चाहिए, किसको बाईपास चाहिए? एंजियोग्राफी करने के बाद उसे असेस किया जाता है कि आपकी नसों में ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, क्या अगर आपको दवाइयाँ दी जाएं तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मान लीजिए काफ़ी क्रिटिकल ब्लॉक है, यूजली अगर 70% या इससे ज़्यादा ब्लॉक होता है तो हम उसे क्रिटिकल ब्लॉक कहते हैं। उसकी बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक नस में ब्लॉक है, 2 नसों में ब्लॉक है, या आपकी तीनों नसों में ब्लॉक है। उस आधार पर हम आपको एंजियोप्लास्टी जिसमें आपकी साधारण बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा कि छल्ला डालना या स्टंट डालना, ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अगर ब्लॉकेज काफ़ी क्रिटिकल है, डिजीज़ काफ़ी सीवियर है और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है, या कई बार होता है जो एक मेन नस लेफ्ट में इन्वॉल्व है, तो उसकी बेसिस पर आपको बाईपास सर्जरी भी एडवाइस की जा सकती है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट हैं, इंडिया इज़ ए नाउ ए लाइक ए हब ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो सर यंग पॉपुलेशन ये जानना चाहती है कि हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरी फैमिली में किसी को हो रखा है या मेरे माता पिता दोनों को ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई है, तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं कि मुझ में या मेरे बच्चों में ये ना जाए? देखिए, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा है इंडिया मतलब इस डिसीज़ में। खासकर अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि फादर हैं या फर्स्ट डिग्री मेल रिलेटिव हैं, उनको अगर 45 साल से पहले डिजीज़ हुई है हार्ट डिजीज़, या मदर एंड फर्स्ट डिग्री फीमेल रिलेटिव जैसे मासी हो गई, उनको आपको 55 साल से पहले डिजीज़ है, तो यू आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग प्री मेच्योर हार्ट डिजीज़। अगर ऐसा देखिए, जेनेटिक्स का डजंट मीन कि आपको डिजीज़ होगी ही होगी। एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं जीन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। आपके जेनेटिक प्रोडिस्पोजिशन है, आपके पास ब्रदर को थी, फादर की, मदर थी, लेकिन आप कैसे बच सकते हैं? यू कैन अवॉइड गेटिंग डिजीज़ बाय अ गुड लाइफस्टाइल। जैसे आपने बताया, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखनी चाहिए, बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए, एक पॉजिटिव थॉट के साथ रहना चाहिए, मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, यू अवॉइड हरी करी वरी, आई मीन इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हैं, अवॉइड जंक फूड, हाई ट्रांस फैट जिनको बोलते हैं ना, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर है, इन सबको अवॉइड करेंगे तो आप बहुत चांसेस हैं कि आप जेनेटिक बैकग्राउंड को सप्रेस कर सकते हैं, आप डिजीज़ से बच सकते हैं। तो नॉन नेसेसरी कि अगर आपके घर में किसी को हार्ट डिजीज़ है तो आपको भी होने जा रही है, बहुत कम चांसेस होंगे अगर अपनी दिनचर्या को आप मेंटेन करेंगे तो। डॉक्टर अमरिंदर का अक्सर पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी की थी और 50% ब्लॉक है इसमें, ये बॉर्डर लाइन ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें एंजियोप्लास्टी तो डेफिनेटली नहीं चाहिए, बाईपास बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट एक रिस्क होता है कि कभी ये प्लाक रप्चर करे और हार्ट अटैक हो जाए। तो हाउ डू यू असेस दोज बॉर्डर लाइन डिजीज़ एंड कैसे रीएश्योरेंस करेंगे इनको,
और क्या दवाइयाँ देनी चाहिए एंड क्या रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करने, खासकर जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो आप कैसे लेंगे, क्या हमारे कट ऑफ लेवल होने चाहिए फॉर वेरियस पैरामीटर्स, बीपी कितना होना चाहिए, शुगर कितनी होनी चाहिए, HbA1c कितना होना चाहिए, हमारा LDL कितना होना चाहिए, ये कैन यू हाईलाइट द नंबर्स जो आदमी जानना चाहता है कि मेरा सब कुछ कंट्रोल में है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कई बार होता है पेशेंट भी पूछते हैं कि बहुत सर ये नॉन क्रिटिकल डिजीज़ आपने बोला है कि इसमें मुझे दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें अभी एंजियोप्लास्टी या बाईपास की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूं कि ये बीमारी और ज़्यादा ना बढ़े। तो इसमें कुछ दवाइयां तो आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं, जैसे एक खून पतला करने की दवाई हो गई इकोस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल, साथ में कुछ स्टेटिन्स या जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं ऐसी दवाइयाँ, ये आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं जिन्हें आपको टाइमली लेना होता है। कई बार होता है इसके बाद भी आपकी दिक्कतें उसी तरह चलती रहती हैं, अगर आप कोई चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस, या कई बार होता है कि तेज़ चलने पर आपको दिक्कतें होती हैं, सांस फूलना या छाती में दर्द होना, ये सारी दिक्कतें अगर आपकी चलती रहती हैं तो कई बार हम एक दूसरा टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, जो ये जानने के लिए होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो 50% या 60% ब्लॉक हमको देखने पे लग रहा है ये सिग्निफिकेंट हो सकता है कि जब हम इसे चेक करें, कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एक एंजियोग्राफी का ही एडवांस टेस्ट है FFR, वो हम करके देखते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि नहीं ये तो काफ़ी क्रिटिकल ब्लॉक है, तो उसको फिर ठीक किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जैसा खान पान का बताया सर ने, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें। जैसे अगर आप खाने में ऑयल का प्रयोग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑयल का प्रयोग बदल कर होना चाहिए। ये नहीं कि आप महीने भर सनफ्लावर चल रहा है या सोयाबीन चल रहा है या ऑलिव ऑयल चल रहा है तो एक ही ऑयल यूज़ करते रहें। आपको हफ्ते में या महीने में उस ऑयल को चेंज करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो दवाई चलती है उससे आप अपना लेवल चेक करें कि आपका जो LDL कोलेस्ट्रॉल या जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसका लेवल इंडियंस में माना गया है कि 70 से नीचे होना चाहिए। कट ऑफ वैल्यू कुछ भी लिखी हो, बट उसका वैल्यू 70 से नीचे होना चाहिए। सेम चीज़ HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा गया है, उसका वैल्यू आपका 45 से ऊपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हार्ट डिजीज़ के रिस्क को काफ़ी कम करती हैं, बीमारी को आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर इन्हें हम बहुत सिंपल तरीके से बोलें तो यू हैव टू रिमेंबर जस्ट 3 थिंग्स: चेक, चेंज एंड कंट्रोल। यू हैव टू रेगुलरली चेक योर BP, योर शुगर लेवल, एंड मंथली और in every 2-3 months your cholesterol level. Then you have to change your lifestyle to a healthy lifestyle. And third thing is control. If you are already diabetic or hypertensive, तो उसको हमेशा कंट्रोल करके रखें। डॉक्टर अमरेंद्र, एक बड़ा अक्सर आता है कि डॉक्टर मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई है और मेरी लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे हिसाब से वी मस्ट एक्सप्लेन कि आपकी लाइफ पहले से बहुत अच्छी होगी, आपके सिम्टम्स उससे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉन्गेविटी दोनों बेटर रहेगी। काफ़ी पेशेंट में हमने देखा सडन कार्डियक डेथ को भी रोकती है ये बीमारी। तो वी हैव टू रीअश्योर कि कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसका इलाज नहीं है। दे आर वेरी वेल ट्रीटेबल डिसीज़। कैसे रीअश्योर करेंगे और कैसे फॉलो करेंगे इन पेशेंट को जिनके एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुकी है? व्हाट इज़ द शेड्यूल पोस्ट बाईपास और पोस्ट एंजियोप्लास्टी फॉलो प्रोग्राम? सर, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो पेशेंट की आती है दवाइयों की, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से दवाइयों का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं। कोई सुबह लेनी है, कोई शाम को लेनी है। तो जब कोई भी ट्रीटमेंट आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, बेहतर रहेगा कि उसे नियत समय पर लिया जाए, ये सबसे ज़रूरी है। अगर एंजियोप्लास्टी हुई है, आपको स्टंट या आपको छल्ला पड़ा है, तो मैं हमेशा अपने मरीज़ों से एक बात कहता हूँ कि आप खाना खाओ या मत खाओ, लेकिन ये जो खून पतला करने की दवाई है इसको ज़रूर टाइम से खाओ, क्योंकि सबसे ज़रूरी यही है। हमेशा चांसेस होते हैं कि वो छल्ला आपका ब्लॉक हो सकता है या कहीं और कोई छोटी मोटी बीमारी है वो बढ़ सकती है। तो ये दवाइयाँ नियत समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, आप पहले क्या कर रहे थे वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब आप आगे क्या करोगे। अगर आप स्मोकिंग करते थे, अल्कोहल करते थे, टोटली कॉच बाउंड थे, मतलब फिज़िकल इनएक्टिविटी थी, उसको ठीक करना, ये सारी चीज़ें उतना ही ज़रूरी है जितना आपका ये प्रोसीजर करना है एंजियोप्लास्टी, जो आपकी जान बचाने के लिए किया गया। सो इन नटशेल, इट इज़ नॉट अनकॉमन डिजीज़, वेरी कॉमनली प्रेवलेंट इन इंडिया, और
बट बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक्स भी हैं, बहुत अच्छा इलाज भी है, और कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसका इलाज नहीं है. यू विल हैव वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. यू शुड नॉट वरी अबाउट ट्रीटमेंट, यू मस्ट वरी अबाउट टाइमली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो आप एक बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हैं. तो इसलिए मेरा मानना है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएँ. कोई भी चेस्ट पेन इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको लगा ये गैस का दर्द है और मालूम चला मेजर हार्ट अटैक हो गया आपको. इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद दूंगा. आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर अमरेन? तो कई बार होता है कि जैसे मरीज अक्सर मतलब लोगों ने फिल्मों में देखा होता है कि हार्ट अटैक का मतलब होता है कि आदमी छाती पकड़ के बैठा हुआ है और दर्द दर्द चिल्ला रहा है. कॉमन सिनेरियो है, आपने भी देखा होगा. यहाँ सबसे ज़रूरी है कि कई बार होता है कुछ सबसेट्स ऑफ पेशेंट होते हैं, जैसे स्पेशली डायबिटीज़ के मरीज़, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसको चेस्ट पेन हो. कई बार होता है उनमें जो ये एंजाइना या चेस्ट पेन है, इसके इक्विवेलेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे सांस फूलना, चक्कर आना, या कई बार होता है पेट में दर्द होना, नाभि के ऊपर वो दर्द की कंप्लेन कर सकते हैं. तो इन सब चीज़ों में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है. आपको तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए. इस कोविड इरा में मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल हैज़ स्टार्टेड टेली कंसल्टेशन ऑल्सो. तो अगर आपको लगता नहीं मुझे बाहर जाने में बहुत रिस्क है, मैं नहीं जा सकता, तो कम से कम इसकी हेल्प लीजिए. बाकी आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारा संकल्प है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमरेन. थैंक यू. थैंक यू.